हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BM Academia। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 नेशनलिज्म। हम इसको डिटेल में कवर करेंगे इन अंडर 20 मिनट्स। सो लेट्स बिगिन। हम नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं नेशनलिज्म होता क्या। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नेशनलिज्म होता क्या है आखिर, तो आपका जवाब होगा कि अपने नेशन की तरफ पैट्रियोटिज्म की भावना, अपने नेशन की तरफ सेक्रीफाइस या फिर अपने नेशन की तरफ प्यार। पर क्या यह आंसर सबके लिए सेम होगा? नहीं। नेशनलिज्म को हम एक डेफिनेशन में दे ही नहीं सकते। नेशनलिज्म का मतलब सबके लिए डिफरेंट होता है। नेशनलिज्म पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। इसने लोगों को अत्याचारों से निकाला भी है, तो कई बार वार्स भी करवाए हैं। कई बार इसकी वजह से रिड्रॉइंग भी होती है बाउंड्रीज की, यानी कि नेशन की बाउंड्री बदल जाती है। कई बार एम्पायर्स भी बिखर जाते हैं। बहुत सारे फेजेस है नेशनलिज्म के। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यूनिफिकेशन भी हुआ है कई जगहों पर नेशनलिज्म की वजह से, जैसे इटली का यूनिफिकेशन और जर्मनी का यूनिफिकेशन। जो लोकल डायलेक्ट्स थी, जो लोकल आइडेंटिटीज थी, उन्हें कॉमन लैंग्वेज और स्टेट आइडेंटिटी में भी कन्वर्ट करा गया है। कई एम्पायर्स तो नेशनलिज्म की वजह से टूट भी गए हैं। जैसे पॉपुलर एग्जाम्पल है रशिया का और ऑस्ट्रो हंगरी का। इनके एम्पायर्स बहुत बड़े बड़े थे, बहुत लार्ज थे, बट ये वापस टूट गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म। अब हम समझते हैं नेशन और नेशनलिज्म में डिफरेंस क्या है, या फिर नेशन और नेशनलिज्म होती क्या है। नेशन के अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो ये सब जिनके पास एक कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन बिलीफ है, ये तो नहीं। नेशन का मतलब एक कॉमन रैंडम कलेक्शन ऑफ पीपल नहीं होता, ना कि एक ट्राइब के जैसा होता है। ना कि इसके अंदर ज़रूरी है कि इनकी कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन एथनिसिटी से बिलोंग करे या फिर सेम डिसेंट हो उनकी। नेशन एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है जो साथ में रहते हैं बाय देयर कलेक्टिव बिलीफ, उनकी एस्पिरेशंस और उनकी शेयर्ड इमेजिनेशन ऑफ इट्स मेंबर। यानी कि उनके जो बिलीव्स है वो ऑलमोस्ट मतलब कॉमन तरीका एक बिलीफ होगा उनके अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं इंडियन सिटीजन की या फिर इंडियन नेशन इंडिया की, तो यहाँ पे लोगों का एक कलेक्टिव बिलीफ है। हमारे कलेक्टिव बिलीव्स भी है, हमारे कलेक्टिव एस्पिरेशंस भी है, कॉमन एस्पिरेशंस भी है। हम हमारे डिफरेंट सिटीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे वो डिफरेंट एथनिसिटी के हो, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो। नेशन के सिटीजन्स का शेयर्ड बिलीव होता है। कोई भी नेशन बिलीव के बेसिस पर बनता है। अब मैं शेयर्ड बिलीव की बात कर रही हूँ तो मैं उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके बिहेवियर की बात नहीं कर रही। जो डिपेंड करता है वो है उनका विजन ऑफ द फ्यूचर। वो फ्यूचर में क्या चाहते हैं, फ्यूचर में क्या वो अपने नेशन को कहाँ तक देखते हैं, तो वही उन्हें इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेशंस को अगर हम टीम से कंपेयर करें तो सेम है। टीम में अगर मैं बात करूँ तो एक इंडिविजुअल इंसान तो सिर्फ एक, बहुत सारे लोगों को अगर मैं इंडिविजुअली करूँ तो वो तो सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं, बट जब वो उन्हें साथ में एक कलेक्टिव ग्रुप की तरह खेलता है ना, तब उसे टीम कहते हैं। वैसे ही नेशन भी टीम की तरह बिहेव करता है। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो नेशन में है ना, नेशन के लोग वो कॉमन हिस्ट्री को शेयर करते हैं। उनके पास हिस्टोरिकल कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, और इसको जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बहुत ही अच्छे से आर्टिकुलेट किया है। अब मैं बात करूँ टेरिटरी और नेशनल आइडेंटिटी की, तो जब भी आपने देखा होगा, जैसे हम इंडियंस हैं तो हम बोलते हैं कि ये हमारा होमलैंड है, हमारा ही, हम इतने टाइम से रह रहे हैं, हमारे पुरख हो और वो भी पुराने, उनसे भी वो भी यहीं पे रह रहे हैं, तो उनसे हम क्या डिराइव करते हैं कि हमारा होमलैंड है, हम उनसे कनेक्शन डिराइव करते हैं हमारी टेरिटरी से। तो ये भी नेशन आइडेंटिटी को शेप करता है। जैसे मैं बात करूं तो कई जगह जैसे हम बोलते हैं फादरलैंड है हमारा, ये कई जगह मदरलैंड भी यूज किया जाता है, कई जगह होली लैंड भी यूज किया जाता है फॉर नेशनल टेरिटरी। जैसे जूइश पीपल है ना, वो पैलेस्तीन को बोलते हैं प्रॉमिस्ड लैंड।
अब नेशन स्टेट्स के जो मेंबर है ना वो शेयर करते हैं पॉलिटिकल आइडियल्स को। हम हमारे डेमोक्रेसी के आइडियल्स को शेयर करते हैं। हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट सब चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक ही रहे, हम पॉलिटिकल वैल्यूज़ को, उनके आइडियल्स को, इन सबको महत्वता देते हैं। अब नेशन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब उनके सिटीजन्स क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, उनकी ऑब्लिगेशन, उनकी ड्यूटीज़ किसकी तरफ, एक दूसरे की तरफ। अब ऐसा हम सारे सिटीजन्स की एक दूसरे की तरफ ड्यूटी है हार्मनी को, इक्वल ट्रीटमेंट को मेंटेन करने के लिए। हमें इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और इसी से हम शेयर करेंगे हमारे पॉलिटिकल आइडियल्स। अब बात करते हैं कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी की। अगर मैं बोलूं कि कॉमन कल्चर होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज ही होनी चाहिए एक नेशनल पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो ये तो गलत होगा। ये थ्रेट है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो अब मैं बताती हूँ क्यों। देखो, कहीं कितने भी मेजर रिलीजन ले लूँ ना, मैं हिंदुइज्म ले लूँ, हिंदुइज्म में इतने सारे टाइप्स है, भेद है। और अगर मैं इस्लाम ले लूँ तो उसके अंदर भी बहुत सारे हैं। अगर मैं क्रिश्चियनिटी लूँ तो उसके अंदर भी बहुत सारे भेद हैं। तो डाइवर्सिटी, किसी भी रिलीजन में डाइवर्सिटी तो होगी। अगर मैं उस डाइवर्सिटी को इग्नोर कर दूँ और सब कोई कॉमनली लूँ तो वो क्या बन जाएगी, ऑपरेसिव सोसाइटी बन जाएगी। मोस्ट सोसाइटीज तो कल्चरली डाइवर्स ही होती है। अब अगर मैं वन नेशन वन कल्चर की बात करूँ ना, तो वो तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स तो हट ही जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब जैसे मैं बात करती हूँ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की, तो नेशन के पास राइट है कि वो अपने आप को सेल्फ डिटरमाइन करे, अपने आप को सेल्फ रूल करे, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सपेक्ट भी करता है कि वो उसे रिकॉग्नाइज करे। और आइडिया ऑफ वन कल्चर वन स्टेट एक्सेप्टेंस भी गेन कर रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, और उसकी वजह से जो बाउंड्रीज है वो रीऑर्डर भी हो रही थी। जैसे बहुत बार जो अलग अलग रिलीजन्स के पीपल है उन्हें बाहर निकाल दिया जा रहा था जस्ट टू मेक द नेशन ऑफ वन कल्चर, बट उससे भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ना पीपल का। और उसके बाद भी देखा गया कि माइनॉरिटी ग्रुप्स अभी भी थे, यानी कि वो नेशन कंप्लीटली वन कल्चर वन स्टेट नहीं बन पाया। माइनॉरिटी को इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, जब हम इस आइडिया पर चलते हैं। तो इसी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ गवर्नेंस ने बहुत सारे लिबरेशन मूवमेंट्स को फ्यूल किया है एशिया और अफ्रीका के पार्ट्स में। फिर भी देखा गया है कि कोई भी ग्रुप, अगर मैं बात करूँ तो सिंपल, अगर मैं डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की बात करूँ तो कोई भी ग्रुप पूरी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं ले पाया। उन्हें साथ में कल्चर डाइवर्सिटी के साथ तो रहना ही पड़ा। इसकी वजह से पैराडॉक्स क्रिएट होता है कि क्या इंडिपेंडेंट नेशन बनने के बाद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फ्रीडम का, अपनी ही माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए जो डिमांड कर रहे हैं राइट्स का। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हम नए स्टेट्स बनाने की जगह किस पे फोकस करें, हम डेमोक्रेटिक बनाने में फोकस करें। उन्हीं स्टेट्स को उन्हें इक्वल बनाए, उन्हें इंक्लूसिव बनाए, ताकि सबके लिए वो इक्वल हो और सब हार्मनी के साथ रह सके। बात करते हैं द बास्क नेशनलिस्ट मूवमेंट की। तो बास्क एक रीजन है स्पेन के अंदर जो बहुत हेली है पर बहुत प्रॉस्परस है। अब इसको ऑटोनोमस रीजन तो कहा गया स्पेनिश फेडरेशन के अंदर, पर फिर भी जो बास्क नेशनलिस्ट है ना, वो क्या करते हैं, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए उन्हें अपने कल्चर और अपना लैंग्वेज और ज्योग्राफी एकदम अलग लगता है स्पेन से। तो क्या हुआ था, ये मूवमेंट कब आया, 19th सेंचुरी में आया था। तो जो फ्रेंको डिक्टेटरशिप है ना, उसके अंदर क्या किया, इसको है ना जो बास्क लैंग्वेज थी उसको पब्लिक और प्राइवेट दोनों में ही बैन कर दिया, जिसकी वजह से जो बास्क नेशनलिस्ट है उन्हें बहुत ज़्यादा फियर रहने लगा स्पेनिश गवर्नमेंट का। हालांकि अभी ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, फिर भी वहाँ के कुछ नेशनलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि उन्हें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए, पर जो उनके अपोनेंट्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये इशू तो रिजॉल्व हो चुका है। वो उन्हें फालतू ही पॉलिटिकली मोटिवेट कर रहे हैं, वो कल्चर नेसेसिटी नहीं है, बट वो एक पॉलिटिकली उन्हें फ्रेगमेंट कर रहे हैं उस इशू को। अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनके व्यूज पैट्रियटिज्म और ह्यूमैनिटी की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर थे, ये तो आपको पता ही होगा।
उन्होंने कॉलोनियल रूल को तो बहुत अपोज किया था और उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत क्रिटिसाइज किया था, बट उन्होंने क्या किया था, जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस बताया था। उनकी फेमस लाइन है, पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी अवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रिफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, I will not buy glass for the price of diamonds, and I will not allow patriotism to trump over humanity as long as I live. वो क्या मानते थे कि ब्लाइंडली हम वेस्ट को फेवर करें तो ये तो गलत होगा, बट हम हमारी ट्रेडिशंस को भी ब्लाइंडली फेवर करें वो भी गलत होगा। उन्होंने क्या कहते हैं, बैलेंस बनाने के लिए बोला था। हम इंडियंस को हमारा कल्चर तो एम्ब्रेस करना ही करना है, बट हमें ग्लोबल आइडिया से भी सीखना है। अब अगर हम हमारे सिर्फ धर्म के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के पास बहुत सारे धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी भी है, जुडाइज्म भी है, इस्लाम भी है। अगर हम आउटसाइड इन्फ्लुएंस को पूरी तरह रिजेक्ट कर लेना तो हमारे इनटॉलरेंट और रिग्रेसिव सोसाइटी बन जाएगी। उन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को ज्यादा वैल्यू दी अगेंस्ट टेरिटोरियल और लिंग्विस्टिक यूनिटी को। अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म की। तो किसी भी नेशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज होती है, बट उन्हें हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, हमें उन्हें इक्वल राइट्स देने हैं, हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म चाहिए। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी प्रोटेक्ट हो सके। माइनॉरिटी राइट्स के लिए, मल्टीकल्चरिज्म के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी चीज़ें कर रखी है। डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं ताकि कल्चर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाए। हमें एक इंक्लूसिव अप्रोच रखनी होगी डिफरेंट कल्चर्स के लिए ताकि नेशन एक हार्मनी के रास्ते पर जा सके। और हमारा जो चैलेंज ये आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ ग्रुप्स डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड की। तो ये चैलेंज है जिसे हमें काउंटर करना है, कैसे यूनिटी के साथ और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाकर, एक डेमोक्रेटिक और इक्वल सोसाइटी बनाकर। सो हियर वी आर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बट अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज इन कमेंट बॉक्स। And don't forget to like, share and subscribe video.